अस्सलाम वालेकुम। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन। तो आज जो हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे वो बेंजीन के एडिशन रिएक्शन होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें आपने ये देखना है कि ये डिस्कवर किसने की है, देन आइसोलेट किसने की है, और इसका मैस कितना है, और इसका फार्मूला क्या है। ये मालिकुलर फार्मूला है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH होगा। ठीक है, दो तरह की रिएक्शन ये दे सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है नोमेनक्लेचर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही आसान नोमेनक्लेचर है। इसमें आपके पास आएंगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मोनो में क्या है, फॉर एग्जांपल बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसे कहेंगे मिथाइल बेंजीन। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो बेंजीन। अगर Cl लिखा हुआ है, Cl और बेंजीन लगा हुआ है यानी कि बेंजीन के साथ Cl अटैच हुआ है तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर Br अटैच है तो हम कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो लेकिन इनके कुछ आयोपैक नेमिंग भी हैं, जैसे CH3 है ना, तो CH3 बेंजीन के साथ अटैच है तो हम ऐसे कहेंगे मिथाइल बेंजीन। लेकिन इसके कुछ कॉमन नेम भी हैं, जैसे इसको मैं कह लूँ जनाब टोलिन। ठीक है, CH3 के साथ। चलें देखते हैं इसे। ये तो देखिए क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए CH3 है और बेंजीन है नीचे, तो इवन ये बन पता क्या रहा है, ये बन रहा है अगर हम इसको नाम करें तो ये मिथाइल बेंजीन है। ठीक है, लेकिन ये जो नाम लिखे हुए हैं ये इनके कॉमन नेम है, बट कॉमन नेम भी आपको याद होने चाहिए। अब जैसे टोलिन का कॉमन नेम, ये टोलिन कॉमन नेम है। अगर मैं इसका आयोपैक नेम लिखूं तो वो क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब देखें ये NH2 ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ तो इसको एनिलीन कह रहे हैं। अगर वो ग्रुप अटैच है, विनाइल ग्रुप अटैच है तो उसको स्टायरीन कह रहे हैं। अगर बेंजीन के साथ एसिडिक ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है COOH तो उसको बेंजोइक एसिड कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बेंजीन के ऊपर OH है तो उसको फिनोल कह रहे हैं। अगर OCH3 है तो उसको एनिसोल कह रहे हैं। अब देखें नाइट्रोबेंजीन सच नाइट्रोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अब जब डाई सब्स्टिट्यूटेड आती है तो उसमें थोड़ा मसला आता है। इसमें मसला ये आता है कि आपने फिर नंबरिंग करनी होती है या ऑर्थो मेटा पैरा लिखना होता है। ठीक है, व्हेन देयर आर टू सब्स्टिट्यूटेंट ऑन बेंजीन देयर रिलेटिव पोजीशन आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, इन कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड बाय नंबरिंग वाइल नेमिंग अकॉर्डिंग टू आयोपैक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें दो तरह के, जिस तरह ये मिथाइल बेंजीन था तो इसको मिथाइल बेंजीन आयोपैक नेम था और टोलिन इसका कॉमन नेम है। जब आपने कॉमन नेमिंग करनी है तो आपने क्या करना है, ऑर्थो मेटा और पैरा का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन जब आपने आयोपैक नेमिंग करनी है तो उसके लिए आपने नंबरिंग यूज़ करनी है 1 2 3 या जो भी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर बात क्लियर होगी। जैसे ये देखें, जो सबसे पहले है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है ओ डाई मिथाइल बेंजीन। अच्छा, ये जो पोजीशन होती है ना जिस पे ये मिथाइल अटैच है ये ऑर्थो होती है, उससे नेक्स्ट जो है वो मेटा होती है, और जो जो नीचे है ना बिल्कुल बॉटम पे ये जो एज बना हुआ है नीचे, ये कॉर्नर सा निकला हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ बिल्कुल CH3 जो टॉप पे लगा हुआ है इसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे ये होती है ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे कौन सी है, ये ऑर्थो है, नेक्स्ट मेटा और उससे नेक्स्ट पैरा पोजीशन होती है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, यानी कि पेरेंट नेम बेंजीन है और दो मिथाइल अटैच हैं। डाई मीन दो, कौन कौन सी एक दूसरे से किस डिस्टेंस पे हैं, ऑर्थो डिस्टेंस पे हैं या ऑर्थो पोजीशन पे हैं। अच्छा, अगर मैं इसे नंबरिंग करता हूँ, इसी को ही मैं आयोपैक नेमिंग करता हूँ तो मैं लिखूँगा ये वाला जो टॉप पे मिथाइल है
इसको मैं लिखूँगा 1 और इसको मैं नंबर दूंगा, जो साइड पे मिथाइल है इसको नंबर दूंगा 2। तो मैं लिखूँगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो एक ही चीज़ को मैं दो तरह के नाम दे सकता हूँ, आयोपैक भी और कॉमन नेमिंग भी। अब ये देखें, अब ये आर्थो थी, ये मेटा हो गई, ये देखें, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन जो है मेटा, उससे जो नेक्स्ट है वो पैरा है। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा भी आपको क्लियर हो गया। ये आर्थो, ये मेटा सेकंड वाली, थर्ड वाली में पैरा। ठीक है, तो इसकी इसी तरह मैं इनकी जैसे ये देखें ना, नीचे नीचे खुद उसने जो है वो सही तरह एक्सप्लेन कर दिया है। ओ क्लोरोटोलिन, यानी कि पेरेंट कौन सा उसने लिया है, पेरेंट लिया है CH3 विद बेंजीन, उस सारे को पेरेंट बना लिया, यानी कि टोलिन को पेरेंट बना लिया। ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने बेंजीन को पेरेंट बनाया था, ऑर्थो वाले में भी, मेटा वाले में भी, पैरा वाले में भी। वहाँ पे भी हम टोलिन को भी पेरेंट बना सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है कि जौन सा मर्ज़ी पेरेंट ले लें। बट आप कोशिश क्या करें कि बेंजीन को ही पेरेंट लें या टोलिन को ले लें। ठीक है, और मोस्टली अगर बेंजीन और टोलिन दोनों दोनों में से कोई आ जाए तो उसमें से बेंजीन को प्रेफर कर लिया करें। वो इसलिए क्योंकि काम आसान हो जाता है। अब जैसे ये है ना, CH3 और बेंजीन है, तो इसमें, और दूसरा क्लोरीन है, तो इसमें आप जो है वो टोलिन ले लें। टोलिन ज़्यादा अच्छा आपका जो है वो पेरेंट नेम लेगा। अब देखें, अगर मैं आयोपैक नेमिंग करता हूँ तो मैं कहूँगा 2 क्लोरोटोलिन, यानी कि पेरेंट टोलिन है, पेरेंट जो स्ट्रक्चर है, और उसके सेकंड पोजीशन पे, यानी कि सेकंड कार्बन पे, ये कार्बन नंबर है, सेकंड कार्बन पे क्लोरीन प्रेजेंट है। और अगर इसी को मैं आयोपैक नेमिंग की गार्डिंग करता हूँ तो मैं कहूँगा आर्थो पे है। ये देखें आप, ये नेक्स्ट आगे मैं कह रहा हूँ, ये दूसरे से तीसरे पे चला गया है और वो आर्थो से मेटा पे चला गया है। अब ये अगर BR ना हो यहाँ पे, मैं उसको CL ही रहने दूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, P क्लोरो, ओहो ये गलत नाम लिखा हुआ है इसने, पहले इसका मैं नाम करेक्ट करता हूँ फिर इसको प्रीवियस के साथ रिलेट करता हूँ। इसका नाम है P क्लोरोफिनोल। ठीक है, यहाँ फिर 4, मैंने क्लोरो ही बोल दिया है, चलो क्लोरो ही कर लें, 4 क्लोरोफिनोल। ठीक है, P उस वक्त, OM और P उस वक्त यूज़ होंगे जब कॉमन नेम यूज़ होगा। जब आप कॉमन नेम, जब आयोपैक होंगे तो वहाँ पे आपकी गिनती ही आएगी, यानी कि काउंटिंग ही आएगी, जैसे आप अल्कीन और अल्केन में कर चुके हैं। अब इस ये देखें, 2,4 डाई क्लोरो एनिलीन, ये एनिलीन हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये देखें ये एनिलीन था ये। ठीक है, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये एनिलीन को उसने क्या किया है, पेरेंट बना लिया है और उसकी नंबरिंग की है। तो एनिलीन जो टॉप पे है उसे नंबरिंग शुरू करेंगे तो फर्स्ट क्लोरीन को 1 मिलेगा, उससे सेकंड जो खाली है जिस पे कोई सब्सिट्यूट नहीं है उसको सेकंड उसको मिलेगा थर्ड, और देन जो नीचे है तो उसको मिलेगा 4। तो 2,4 डाई क्लोरो एनिलीन। तो इसी तरह ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन, और इसी तरह ये 2,6 डाईब्रोमो फिनोल होगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसका मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में नंबर ऑफ टाइम्स आती हैं। ये मेसिटाइलिन, ड्यूरीन और रेसोसिनोल, इनके स्ट्रक्चर बनाएं, ये नंबर ऑफ टाइम्स पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं नीचे मैंने ऑलरेडी बुक पे नंबरिंग करके उसका मैंने वो PDF डेवलप किया हुआ है। तो ये देखें, तो मैंने ये इसको नंबरिंग किया हुआ है B पार्ट को। ठीक है, पहला B पार्ट ही देखें। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से शुरू की है मैंने, तो इसको ना मैं क्लोरोबेंजीन पेरेंट बना लूँगा। तो मैं कहूँगा 2,5 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1,2,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन। अगर मैं बेंजीन को पेरेंट बनाता, बेटर ये है कि आप बेंजीन को पेरेंट बना लें। 1,2,5 ट्राई क्लोरोबेंजीन, और जो पहले वाला है वो क्लोरोबेंजीन है। ये देखें, ये D वाले को मैं दो नाम कह रहा हूँ, एक कॉमन और एक आयोपैक। आयोपैक अकॉर्डिंग क्या करूँगा, 2 क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, यानी कि ब्रोमोबेंजीन को मैंने पेरेंट लिया। ठीक है, 2 क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, ये आयोपैक नेम है। अगर मैं कहता हूँ आर्थो
क्लोरोब्रोमोबेंजीन, तो ये कौन सा, ये कॉमन नेम है, ठीक है, समझ आ गया आपको। और ये जो है ना सी पार्ट, ये आप पीछे पढ़ चुकी हैं, ये स्टायरीन है, तो आप ये कह सकते हो ओ आइडोस्टायरीन या टू आइडोस्टायरीन, ठीक है। ये कहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखिए, ये स्टायरीन था, ये CH डबल बॉन्ड CH2, और वो अटैच है बेंजीन के साथ, ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या जिसका स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, प्लेनर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रपोज हुए थे कैकुले और दीवार ने किए थे। कैकुले का स्ट्रक्चर जो है वो कंसीडर किया जाता है, और लेकिन जो मॉडर्न है वो मॉडर्न रॉबिन्सन का है। देखिए हमने बेंजीन अक्सर देखी होगी, उसके अंदर जो है वो सर्कल सा बना होता है। ये सर्कल क्यों बना होता है, क्योंकि ये जो कंजुगेट अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल बॉन्ड है, ये हर वक्त अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से ये इनसाइड द बेंजीन रिंग, आप ये कह सकते हो, ये जो रिंग बना हुआ है हेक्सागोनल, इसके अंदर ये घूमते रहते हैं, तो इस वजह से उनको सर्कल में शो कर दिया जाता है। और सबसे जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो रॉबिन्सन है। अगर आपसे ये स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करें, तो आपने बताना है कि एक दीवार था साइंटिस्ट, ये आगे भी आएगा, और दीवार ने स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे और कैकुले ने प्रपोज किया था, लेकिन दीवार का स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो गया था एज़ कम्पेयर टू कैकुले के स्ट्रक्चर। तो हमने कैकुले को प्रेफर किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अच्छा और मॉडर्न जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है रॉबिन्सन का, ठीक है। देयर फॉर इट इज़ गुड आइडिया टू यूज़ कैकुलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कैकुले में क्या था, कैकुले अच्छा स्ट्रक्चर था एज कम्पेयर टू दीवार। क्यों, क्योंकि इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड थे, और वो बेंजीन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे, जबकि दीवार में क्या थे, ऑपोजिट पोजीशन पे जो थे वो डबल बॉन्ड थे, ठीक है, अल्टरनेट नहीं थे। ऑल दो इसमें भी फेलियर्स हैं, ये आपको सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन उसको जो इसमें फेलियर थी, ये दीवार के मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है कैकुले का, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ फॉल्ट थे, ठीक है। अभी भी ये यूज़ होता है, लेकिन बेटर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। अभी भी कैकुले का स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसको हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन में डील किया था। तो इसको बच्चों 6 पॉइंट्स हैं, ये मैंने इधर साइड पे लिखे हुए हैं, बुक के नोट्स बने हुए हैं, ताकि बच्चों को ये सारी इतनी लंबी थ्योरी ना याद करनी पड़े। ये मैं आपको बता देता हूँ जी। पहला क्या है जी, ऑल एटम्स आर कोप्लेनर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे जब, तो एक दो लाइन पे आ जाएगा ये। ऑल एंगल्स आर 120, सारे के सारे एंगल 120 के हैं, और साथ आपने ये डायग्राम बना लेनी। थर्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है भाई, तो देखिए जब आप अल्कीन पढ़ते हैं तो अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड है, तो ये बेंजीन भी तो अल्कीन ही है ना, जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो होते हैं वो हर वक्त रोटेट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये सारे ऑलमोस्ट जो सिंगल बॉन्ड है उनमें ये ड्यूल करेक्टर होता है, डबल बॉन्ड का करेक्टर भी होता है, तो हर कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अच्छा, आई थिंक सो इसकी मैंने नहीं ली पिक्चर, वो आप बुक से देख सकते हैं। जिस तरह आप उसकी कहते थे ना हाइब्रिडाइजेशन अल्कीन की और अल्काइन की, अल्काइन को हर छोड़ें, अल्कीन को देखें, तो उसमें आप एक हेड टू हेड बॉन्ड बनाते थे और एक साइड वे ओवरलैप से, यानी कि जो पी ऑर्बिटल बनता था वो दोनों के पी रह जाते थे, एक कार्बन का भी दूसरे कार्बन का भी। एक सिग्मा बॉन्ड पहले बना होता था, दूसरे को आप वो हेड से हेड बना होता था, ये साइड वे ओवरलैप करते हो, तो वो अगर आप डायग्राम सामने रखो तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है। इसी तरह बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, तो सेम वहाँ पे भी 90 का एंगल बनता है, और जिसको वो कह रहा है वो परपेंडिकुलर होते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वहाँ पे भी वो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, और वो साइड वे ओवरलैप से मिलते हैं, ना कि हेड टू हेड ओवरलैप से मिलते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्यू टू द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। हाँ जी, जो उसका बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की वजह से है, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं
वो आप बुक से डायग्राम देखेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने नहीं उसका नहीं लिया, मैंने पिक्चर नहीं ली उसकी। चले खैर एनी हो, 6 पॉइंट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ p orbital over the entire ring produce sandwich like structure of benzene and decrease the energy of the molecule. Consequently the molecule becomes more stable and least reactive. याद रखें, low energy, high stability, low reactivity. low energy, high stability, low reactivity. high energy, high unstability, high reactivity. ठीक है। 6 पॉइंट में कह रहा है डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इसका सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह आपका एग्जैक्टली सैंडविच होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर बन जाए। वो आप बुक से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था और इसमें कोई डिटेल नहीं है इतनी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को लिखने से पहले आपने केक्यूले के ड्रॉबैक लिखने हैं। केक्यूले के सारे ड्रॉबैक्स को इसने कवर किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन ने। आगे चलते हैं जी। ये मैंने आपको बता दी केक्यूले और दीवार के ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा करने हैं, और जब कंपैरिजन या स्ट्रक्चर की बात पूछी जाए बेंजीन के स्ट्रक्चर कौन सा आया है बेहतरीन है, तो केक्यूले के भी आपने ड्रा करने हैं, दीवार के भी ड्रा करने हैं, और इनमें बताना है कि केक्यूले और दीवार में से जो बेटर है वो केक्यूले क्या है। लेकिन मॉडर्न जो है वो हम रॉबिन्सन को प्रेफर करते हैं, जो कि बेंजीन के अंदर सर्कल है, जैसे ये ऊपर सामने शो हुआ है। अच्छा जी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन, ये आपकी बुक में तकरीबन 2-2.5 पेजेस पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। बट बच्चों आपने इसे इतना शॉर्ट नहीं करना, मैं तो जस्ट आपको कंसेप्ट लेबर कर रहा हूँ, बाकी आपने थ्योरी भी लिखनी है। ठीक है, तो देखें जब एक सिंगल डबल बॉन्ड है, यानी कि एक डबल बॉन्ड है, तो जब उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस वक़्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, हीट ऑफ जो हाइड्रोजिनेशन है वो है 120। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 120 एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो 2 डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करने के लिए कितनी होगी? अगर एक की 120 है तो 2 की क्या होगी? 120 ज़रब 2, 120 इंटू 2 दैट इज़ 240। ठीक है, और इसी तरह अगर एक की 120 है तो 3 डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 मल्टीप्लाई बाय 120, तो वो आंसर आता है 360। ठीक है, बेंजीन, ये इनफैक्ट बेंजीन की ही प्रॉपर एग्जांपल्स हैं, लेकिन हुआ ये जब हमने प्रैक्टिकली देखा, ये तो किया ना कि 360 होनी चाहिए, तो जब हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया तो जो वैल्यू आई बेंजीन की, ये मैंने लिखा हुआ है एक्चुअल वो होती है जो प्रैक्टिकल करने के बाद आती है। ठीक है, वो है 208 किलो जूल पर मोल। देखें 360 कहाँ पे है और 208 कहाँ पे, देयर इज़ ए ह्यूज गैप। अगर फॉर एग्जांपल 360 है ना, तो तकरीबन 355, 356, 358, ठीक है, या 350 तक भी आ जाता तो फिर भी हम कह लेते कि इतना गैप नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा गैप था। तो जब इस गैप का जो है डिफरेंस लिया गया तो ये डिफरेंस आया 152 किलो जूल पर मोल, डेट इज़ 136 किलो कैलोरीज पर मोल, 36 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि जो ये आपकी एनर्जी का इतना गैप आया, ये क्यों इतना गैप आया? साइंटिस्ट ने इस बारे में परेशान थे कि ये इतना गैप क्यों आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है ये बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी है, जो 152 है ना, वो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है। यानी कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे 360, चलें 355 आ जाता, 350 आ जाता, लेकिन 208 क्यों आया, इतनी कम क्यों आई है? उन्होंने कहा कि बेंजीन इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। बेंजीन इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। ठीक है, रेजोनेंस वही होती है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और आपको मैंने पहले भी रूल बताया है कि हाई स्टेबिलिटी मीन लो एनर्जी मीन लो रिएक्टिविटी। जितनी एनर्जी कम होगी, अब इसकी एनर्जी कम क्यों है बेंजीन की? रेजोनेंस की वजह से।
बेंजीन की एनर्जी रेजोनेंस की वजह से कम है, इसी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव भी है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसी चीज़ को आप डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, पहली के लिए 120 चाहिए, सेकंड के लिए इन्होंने 231 लिखा हुआ है, वो 240 आता है, चले है। थर्ड के लिए एग्जैक्टली 360 आता है, लेकिन आया कितना 208, और फ़र्क कितना आ रहा है दोनों में, गैप कितना आ रहा है 152 का। तो जब 152 का गैप आ रहा है तो वो कौन सी एनर्जी है, वो रेजोनेंस एनर्जी। बच्चों ये जो पिक्चर है ना, ये ऐसे आपने लाजमी बनानी है पेपर में, साथ यूनिट भी लिख लेना और साथ आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी डिफ़ाइन कर देना। ये लिख दोगे और ये बस बता दो कि ये जो एनर्जी है दोनों यूनिट में, किलो जूल में भी और किलो कैलोरीज में भी, बता देना कि ये रेजोनेंस एनर्जी है। इसकी वजह से जो है वो बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, बस इतना बता देना इनफ होगा, और जो इसकी थ्योरी है वो भी थोड़ी बहुत वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर लेना। आगे चलें, एडिशन रिएक्शन। एडिशन बहुत आसान है, जिस तरह आपने प्रीवियस जो है वो हाइड्रोजनेशन की है, सेम इसी तरह ही है। यहाँ पे जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो हैलोजन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल क्यों ऐड हो रहे हैं, देखें अगर 3 बेंजीन के बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड होते थे, तो उसने ये जैसे ये देखें, ये मैंने ये थर्ड जो है, थर्ड पे है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसके 3 मॉलिक्यूल ऐड किए हैं हाइड्रोजन के। अगर एक डबल बॉन्ड था तो एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड किए, एक H2 ऐड किए, 2 थे तो 2H2 ऐड किए, 3 थे, तीनों ख़त्म करना तो 3H2, यानी कि टोटल 6 ऐड किए थे। तो इसमें भी 6 एटम ऐड, इसमें भी देख लें 3Cl2 का, यानी कि 6 क्लोरीन एटम ऐड कर है, तब जाके कहीं पे उसके बॉन्ड जो है। अच्छा, मैंने ये नंबर ऑफ़ टाइम्स आपको बता चुका हूँ फर्स्ट ईयर में भी कि जो है फ्लोरीन और आयोडीन हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? फ्लोरीन जो है वो टू मच रिएक्टिव है और आयोडीन टू मच स्लो है, टू मच फास्ट और टू मच स्लो। अब इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं लेते? फास्ट और स्लो होने से क्या होता है, देखिए हमने रिएक्शन को स्टडी करना होता है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो निकालना होता है, रेट लॉ लिखना होता है। तो जब तक एक रिएक्शन मॉडरेट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एक जो है वो बहुत ही फास्ट है तो उसको भी हम स्टडी नहीं कर सकते, एक बिल्कुल ही स्लो है तो उसको भी नहीं हम स्टडी कर सके। तो एक मॉडरेट सा रेट जो हो गया, जिसको हम आम ज़बान कहते हैं दरमियाना सा जो है वो दरमियानी सी रफ्तार होगी, तो उसको हम क्या है रिएक्शन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम फ्लोरीन और आयोडीन को अवॉइड करते हैं, नहीं लेते जी। ये देखें क्वेश्चन बना हुआ है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द बेंजीन इज अनसैचुरेटेड। देखें एडिशन रिएक्शन कर दें, जैसे ये है, ये 3H2 ऐड कर दें, ऊपर वाले 2 रिएक्शन कर दें, जस्टिफाई हो जाएगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, अच्छा एक बात मेरी याद रखें, बेंजीन जो है ना बड़ी डीट किस्म की चीज़ है। ये इसकी जो ऑक्सीडेशन होती है ना, वो जो है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, KMnO4, K2Cr2O7, उनसे नहीं होती, यानी कि जो बेंजीन रिंग है ये नहीं टूटता। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, V2O5 वनेडियम पेंटॉक्साइड। जब उसकी प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं तो ये मैलिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाता है। अब एनहाइड्राइड का क्या मतलब है? एनहाइड्राइड का मतलब है उसमें से वाटर निकला हुआ है। तो ये देखें मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बना के एसिड हाइड्राइड का, मैलिक हाइड्राइड का, सॉरी, तो मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया है। तो उसमें से मैंने वाटर को रिमूव किया है, तो वाटर को ये मैंने सर्कल बनाया, वाटर को रिमूव करने के बाद मैलिक एनहाइड्राइड बन गए। ठीक है, आगे चलें। तो आगे जो मैंने आपको बताया है K2Cr2O7 और KMnO4, वो क्या करते हैं, वो साइड चेन की, यानी कि जैसे CH3 और टोलिन है ना, ऊपर लगा हुआ है CH3 या इथाइल लगा हुआ है ऊपर, तो उसकी वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, लेकिन वो बेंजीन रिंग को नहीं ब्रेक कर सकते, बट V2O5 बेंजीन रिंग को ब्रेक कर सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ सूटेबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें आपने 2 चीज़ें लिखनी है कि 2 तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आगे बेंजीन की ऑक्सीडेशन 2 तरह की है, एक साइड चेन ऑक्सीडेशन है और एक बेंजीन के अपने स्ट्रक्चर की ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग
एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन में दो टाइप आएंगी, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन V2O5 करेगा और साइड चेन की KMnO4 और K2Cr2O7 करेंगे। ठीक है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, ये सारी देखिए CH3 डायरेक्टली COOH में कन्वर्ट हो गया है, इथाइल जो है वो भी कन्वर्ट हो गया है, और दोबारा ये टोलिन है, पैराटोलिन है। ठीक है, तो इसको ये भी जनाब कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दोनों जो है एसिड में कन्वर्ट हो गए हैं डायरेक्ट। तो कौन से हैं जी, साइड चेन में KMnO4 और H2SO4 जो है वो ऐड हो गया है। अब मतलब ये रिएजेंट है, ये K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड एजेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन याद रखना है आपने, ऑक्सीडेशन दो तरह की है, एक बेंजीन रिंग की है और एक इसके साइड चेन की है। बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन उसके जो है V2O5 से होगी, जबकि साइड चेन की K2Cr2O7 और KMnO4 से होगी। ये जो हैं K2Cr2O7 और KMnO4, ये इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकें, बट V2O5 कैन डू इट। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये ओज़ोनोलाइसिस आपने देख लेना है, आसान ही है।